जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा, मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदिर ख़ान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमल साहब। डॉक्टर साहब, इस वक़्त साउथ एशिया के अंदर तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जी पाकिस्तान को दलाल कह दिया है डॉक्टर जयशंकर ने या भारत की सरकार की तरफ से। और आज ज जो हैं जो अमरीकी सदर के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर मिडल ईस्ट, उन्होंने ये कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो किरदार अदा कर रहा है, फैसिलिटेटर है। और वो हमें और हमारे और ईरान के बीच में स्टीव विटकॉफ साहब ने ये कहा है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया ने ये क्यों कहा? और दूसरा डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान बड़ा ग्लोबली हाईलाइट हो रहा है। पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो यही बात चलती थी, आईएमएफ से लोन ले रहा है, इससे पैसे माँग, उससे पैसे माँग। ये यकदम पाकिस्तान की जो गुड्डी उड़ी है, इसको आप हाउ द वेस्ट एंड अदर्स आर लुकिंग? तो कमल साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम और बिलेटेड ईद मुबारक। अ, देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ये डॉक्टर जयशंकर का सवाल है, अंगूर खट्टे हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई दलाल है। इंडिया ने खुद वॉलंटियर किया था यूक्रेन और रशिया के बीच में दलाली करने की, तो ये वहाँ पे नहीं हुआ। इंडिया इतना बोलता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान के साथ, इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में चाबहार पे कोऑपरेशन हुआ ईरान के साथ। कई बार कश्मीर के मसले पर ईरान हैज टेकन ए मॉडरेटिंग पोजीशन। तो ईरान के साथ फॉरेन पॉलिसी में भी मतलब रिश्ता भारत का काफ़ी अच्छा रह चुका है। और इसराइल के साथ तो इसराइल तो अब बाप बन गया है, फादरलैंड। तो इंडिया कुड हैव बीन अ नेचुरल चॉइस ना। तो मुझे लगता है कि दे आर बिट जेलस ऑन दिस इशू। और इसलिए जेलस नहीं है कि पाकिस्तान को ये रोल मिला है। जैसा जयशंकर साहब ने खुद कहा है कि पाकिस्तान हैज प्लेड दिस रोल इन द पास्ट, मीडिएशन। आपको याद है मैं आपसे बात किया था कि मैं नवंबर में चाइना गया था। तो चाइना में मैंने पूछा था कि क्या आप लोग परेशान नहीं है कि पाकिस्तान इज बिकमिंग टू क्लोज टू अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि हमारी रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इज टेस्टेड एंड प्रूवन, एंड इनफैक्ट वी लाइक कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते देन इट कैन बी ए ब्रिज बिटवीन चाइना एंड यूएस। तो ये बात उन्होंने कहा। सो इट्स नॉट न्यू, ही न्यू इट। बट मुझे लगता है कि क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज वाले ज़्यादा तंग कर रहे थे उनको और मजाक उड़ा रहे हैं, काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है इनकी भी, मोदी की भी, खामोशी पर, ख़ासतौर से 24 मिनट की जो उन्होंने तकरीर की जिसमें अमेरिका का जिक्र ही नहीं किया, ना इसराइल का जिक्र किया। फिर बात कर रहे हैं आप ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ वगैरह की। तो उसमें जो वो ट्रोलिंग की वजह से उन्होंने वो जवाब दे दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अभी तो ज़रूरत है ना अमेरिका को। एंड इट इज़ नॉट के मतलब ये सिर्फ साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ अ बिग डील। अभी इट इज़ नॉट इवन क्लियर के मीडिएशन टॉक्स इस्लामाबाद में होंगे या नहीं। आप अब जहाँ हैं वहाँ हो सकते हैं। तो बिकॉज इस बार और जो तो मेरी राय है डॉक्टर जयशंकर को कि वो पाकिस्तान को दलाल नहीं कबूतर कहें। इधर से चिट्ठी उधर लेके जा रहे हैं, उधर से चिट्ठी इधर लेकर आ रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? कि भाई यू आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। जैसा ओमान कर रहा था, फर्क था। ओमान के मिनिस्टर एक कमरे से दूसरे कमरे को दौड़ रहे थे, आप मेरे ख्याल से एक फोन से दूसरे फोन चैनल स्विच कर रहे हो। बट आई थिंक इट इज मतलब ये तो इंडिया में हर हर छोटी चीज, खासतौर से इंडिया पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा एम्फेसिस। दिस इज नॉट एन इश्यू ऑन द ग्लोबल स्टेज। अगर आप मीडिया में देखें आप, इट इज नॉट एन इश्यू फॉर देम के वेदर पाकिस्तान इज, सारे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इज सेइंग दैट देयर आर सेवरल कंट्रीज व्हिच आर रिपोर्टिंग, जिसमें कतर का, ओमान का, पाकिस्तान और टर्की, ये चार नाम कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। सो आई थिंक के मतलब साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया थोड़ा मजा लेने का मौका मिल गया। हुँ।
तो डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान में तो इस पे हवाले से हो रहा है कि ये क्यों इन्होंने इंडियंस ने ये बात की है और ऐसे वाली बात है, लोग यही समझ रहे हैं कि जयशंकर साहब को ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं पीस को? मतलब ये मैं अभी जो आज ट्रम्प ने किया है मैं उस पर बाद में कहूँगा, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये जो पाकिस्तान का रोल है कि बाइडेन ने बात ही नहीं की 4 साल पाकिस्तान के साथ और ट्रम्प ने आके जप्पी डाल ली है, लंच पे बुला रहा है। ये वो लोग व्हाट डू दे लुक पाकिस्तान? क्यों व्हाट हाउ डू आर दे लुकिंग पाकिस्तान? पहली बात। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका मतलब क्या है कि उन्होंने तो पाकिस्तान का स्टेटस चेंज कर दिया। इंडिया ने कहा था कि भाई पाकिस्तान को हमारे बराबर में लाके नहीं खड़ा करना, इसको ये नहीं देना, इसको वो नहीं देना, वो सारा कुछ दे रहे हैं। तो इज दिस फॉर पाकिस्तान, इज दिस फॉर इंडिया? और ये जो ग्लोबल रेलिवेंस है पाकिस्तान की, इसको कैसे देखेंगे आप? तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले हमारा एक एनुअल रिव्यू होता है एज अ प्रोफेसर का, तो मेरे जो चेयर है वो अब चेयर नहीं रहेंगे अगले साल। वो 10 साल से चेयर थे, तो वो कह रहे हैं कि मुझको 10 साल से मैं तुम्हारे साथ हर साल बात करता हूँ, आपके ज़रा लंबा बात करेंगे क्योंकि दिस इज़ माय लास्ट वन। तो उस गुफ्तगू में आई सडनली रियलाइज कि मैंने जितने बार भी टेस्टिफाई किया है ना सेनेट में, कांग्रेस में, सिर्फ एक बार सेनेट टेस्टिमोनी मेरी वाज डिक डर्बन ने मंगवाई थी। तो उसके वजह से मैं उसकी जो जुडिशियल कमेटी है ऑन ह्यूमन राइट्स, उस पे मैं जाके टेस्टिफाई किया था। और मैं देख रहा था कि जितने बार भी मुझे सेनेट में बुलाया गया और दूसरे आर्म फोर्सेस कमिटीज, जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स, कल्चरल चीज़ें छोड़ दें, जियोपॉलिटिक्स की जहाँ भी टेस्टिमोनी की ज़रूरत थी, सारे रिपब्लिकन्स ने बुलाए थे मुझे। हालांकि मैं हूँ डेमोक्रेट, मैंने कभी रिपब्लिकन को ना एक दमड़ी का पैसा दिया है ना वोट दिया है कभी भी। मैं डेमोक्रेट वोट करता हूँ, तो देख सकते हैं आप रिकॉर्ड, पैसे भी मैं डेमोक्रेट्स को ही देता हूँ। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आई थिंक कि मामलात में बोलने में रिपब्लिकन्स आर मोर आइडियोलॉजिकल, लेकिन एक्शन में वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उनको चाहिए था एक बंदा जो अमेरिका की क्रिटिसिज्म भी करता है लेकिन रेडिकल इस्लाम की भी क्रिटिसिज्म करता है। मेरे से बेहतर बंदा उनको मिल नहीं सकता अमेरिका में, तो उन्होंने मुझे बुला लिया टेस्टिमोनीज के लिए। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि बाइडेन वाज मोर आइडियोलॉजिकल देन डोनाल्ड ट्रंप। और जो आसिम मुनीर ने जो शुरू में जो काम किया है ना, वो जो काबुल का सुइसाइड बॉम्बर का, जो क्या नाम था उस बंदे का जिसको पकड़ के उन्होंने हवाले कर दिया ट्रंप का, हाँ, एबी गेट बॉम्बिंग की क्या थी वो? अभी गेट बॉम्बिंग, और वो भी विद इन द फर्स्ट वीक, या मतलब फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना स्टेट ऑफ द यूनियन दिया, उसमें ही थैंक पाकिस्तान, अगर आपको याद है। और फॉरेन एड सबको बंद कर दी थी सिवाय इसराइल और पाकिस्तान के लिए। तो जब $400 मिलियन आपको मिले थे, याद है जब ही की बात। तो मुझे लगता है कि सेकेंड टर्म में पाकिस्तान हैज मेड ए गुड इंप्रेशन ऑन डोनाल्ड ट्रंप। और वो बार-बार वो उसको दे आर मैनेजिंग इट वेल। जो तारीफ़ें की, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। फिर आई थिंक आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई वहाँ पे ऑल्सो दे से कि ही गेव अ लॉट ऑफ यूज़फुल डिस्कशन ऑन ईरान, आसिम मुनीर के साथ जो व्हाइट हाउस हुआ था, of Pakistan. Yeah, Pakistani leadership maybe is not interested in the country, but he thinks I can deal with these guys, Asim Munir and Shehbaz Sharif, and they are very useful. But जैसा आपको याद है, मैंने आपसे 1 साल पहले भी कहा था कि भाई आपका आप सितारे थोड़े अलाइन हो चुके हैं। अगर इसका कोई बड़ा फ़ायदा अगर आप नहीं उठाए तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेस्ट। मतलब इंडिया को ट्रोल करना इज़ नॉट एन अचीवमेंट और वर्थव्हाइल। व्हाट यू नीड इज़ समथिंग बिग, एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट समथिंग बिग बिफोर ट्रम्प पलट जाए। Something big in terms of investments, या AI टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई बड़ी चीज़ चाहिए आपको कि ये किस्मत चल रही है आजकल। इट्स लाइक सेइंग आप फॉर्म में हैं, अगर सेंचुरी नहीं मारे तो क्या फ़ायदा? बैटिंग फॉर्म में भी है, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं आपके, तो व्हाई नॉट? इट विल बी अ वेस्ट इफ यू डोंट रियली कोई रिकॉर्ड नहीं बना लिया। तो आई थिंक पाकिस्तान
अभी तक तो मुझे ऐसा कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आई जो आपको मिली है इन द लास्ट 1.5 ईयर। ये थोड़ा बहुत आपको IMF, वर्ल्ड बैंक में थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है यूएस का, बट दैट इज़ नथिंग। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये जो ईरान अमेरिका टॉक्स हो रही हैं? इसमें अगर आप देखें ईरान कह रहा है हम बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कन्फर्म हो गया है। अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका क्या दोबारा अगर ये ईरानी नहीं मानते जो वो डिमांड्स कर रहे हैं, तो फिर बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, हार्ग आइलैंड आ जाएगा? या क्या आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं मामलात सुलझेंगे अभी से और अमेरिका वो जो डिटरेंस चाहता था, जो कुछ वो नहीं हासिल कर सका, सो अब वो भी उसको भी रास्ता चाहिए निकलने का और ईरान को भी चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक जितनी बार भी ईरान ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस किया, उसका नुकसान ही हुआ है। हुँ, हैज़ गॉट नथिंग फ्रॉम नेगोशिएशंस। 4 हुँ, साल बाइडेन था, कुछ नहीं हुआ। उससे हुँ, पहले 4 साल ट्रम्प थे, उन्होंने तो JCPOA ख़त्म कर दिया। तो पिछले 10 साल में अमेरिका से नेगोशिएट करने पर ईरान को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो व्हाई इज़ इट गोइंग टू चेंज नाउ? हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए ऑफ रैम्प। हुँ, वो हो गया है बोर। अब हुँ, बोर हो गया है, 26 दिन चल चुकी है जंग, इज़ डन। अब क्या है, कोई ऐसे बड़े टारगेट्स भी नहीं है ईरान में कि ही कैन से हमने ये कर दिया, वो कर दिया, राइट? नाम भी नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, हमने हॉर्मूज़ के जो नेवल चीफ है उसको मार दिया। लाइक हू केयर्स, हू नोज़ कि ये सही है भी नहीं, क्या लाइक किस आप जानते थे आज से पहले कौन था वो नेवी का ऑफिसर? सो नोबडी नोज़, राइट? वी डोंट नो हू इज़ द ग्राउंड पे अमेरिकन कमांडर्स कौन है, किसको पता है? वी डोंट नो देयर नेम्स। ईरान भी कह सकता है कि हमने इसको मार दिया, उसको मार दिया, कह दें, अब उनकी पब्लिक बिलीव कर लेगी। So I think what is clear is कि but it is also possible कि डोनाल्ड ट्रम्प is using कि ये जो डायलॉग का बहाना है एज अ टैक्टिक, क्योंकि दो चीज़ें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। एक तो ग्राउंड फोर्सेस भेज रहे हैं मुसलसल, ऑलरेडी हुँ, 7,000 के करीब एडिशनल नए आ गए हैं अभी, 82nd एयरबोर्न के पैराट्रूपर्स। सो द सिग्नलिंग है कि खार्ग आइलैंड पे ये हमला करेंगे। तो दो तरह से, एक तरफ से नेगोशिएशंस हो रहे हैं, जो चीज़ें नेगोशिएशन से नहीं मिलेंगे वो डोनाल्ड ट्रम्प इज ट्राइंग, मतलब ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस ही इज ट्राइंग टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर। तो सोचिए अगर अमेरिका सक्सेसफुली खार को कैप्चर कर लेता है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है वो, क्योंकि दे विल हैव टू लैंड द पैराट्रूपर्स एंड टेक द एयरपोर्ट, पहला काम। फिर वो एयरपोर्ट के बाद फिर वो एयरपोर्ट पे जाके C-130s लैंड करेंगे और ट्रूप्स आएंगे, और तो वहाँ पे वो मैग्नेट बन जाएगा मिसाइल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, सुइसाइड बॉम्बर्स के लिए, माइंस हैं वगैरह वगैरह। तो अमेरिका विल टेक कैजुअलिटीज इफ इट गोज ऑन द ग्राउंड। लेकिन ट्रम्प सोच रहे होंगे कि ये खाली ये धमकी कि मैं खार्ग ले लूंगा विल गिव मी एन एडवांटेज इन द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। हुँ, तो दैट इज व्हाट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डू। कि बंदर भपकी कहते हैं ना, लेकिन बंदर भपकी से आप डर भी सकते हैं अगर बंदे के पास दम है। एंड दे नो कि द यूएस हैज, उसने ऑलरेडी खार को बुरी तरह से उसकी मिलिट्री कैपेसिटीज को तो बमबारी कर चुके हैं इन लोगों ने। हुँ, सो आई थिंक दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू, ही वांट्स द वॉर टू एंड। ये मैं नजर आ रहा है मुझे। अब वो कैसा एंड होता, वो फंस गया है। एंड ही हुँ, सडनली रियलाइज्ड कि जो ईरान की रेजिलियंस है, और एक अभी मैंने इजरायली एक अखबार में पढ़ा कि प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है ईरान में। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि रिजीम और मजबूत हो गई है। हुँ, देखिए, दिस रिजीम फॉर डोमेस्टिक कंट्रोल ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो इन्होंने जो रिजीम को कमज़ोर करने की कोशिश की, ताकि देखिए पुलिस स्टेशंस को बमबारी कर रहे हैं ताकि वो मतलब प्रोटेस्टर्स कैन गो फ्रीली, राइट? हुँ, तो मुझे लगता है कि इट हैज़ बैकफायर्ड। द रिजीम हैज़ बिकम मोर कोहेरेंट और मोर रेजिलिएंट, और इनको अब समझ में आ गया कि रिजीम चेंज होने वाला नहीं है अनलेस वी गो एंड ऑक्यूपाई। वो तो बहुत ही मुश्किल है, ये इराक से 4 गुना बड़ा है। तकरीबन 4-5-6 लाख की फ़ौज भेजना पड़ेगा इनको टू क्या, दैट इज़ वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज़ अभी। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प इज़ थिंकिंग मैं खार, उनका चोक पॉइंट है ईरान का, मैं या तो खार को कब्ज़ा करके हॉर्मुज़ खुलवा लूँ, या उसकी धमकी से कंसेशंस ले लूँ। लेकिन
मेरे ख्याल से द इरानियंस के पास जो आपने देखा होगा ना एफबीआई प्रोफाइलर होता होगा, हम्म। तो मुझे लगता है उनके पास एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइलर है जिसने प्रोफाइल बना ली है डोनाल्ड ट्रंप की। दे आर एंड दे आर सेइंग या वी विल टेक केयर ऑफ दिस। और जंग तो चल रही है, आज कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला हो गया, यूएई डॉक्टर पे साहब, ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक का क्या फ्यूचर है, इस पे आप कमेंट करें। ये जीसीसी, ये इन्होंने तो अरबों डॉलर पैसे दे के वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी थी, अब वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन इसराइल की हो रही है, हमारे तो ये प्रोटेक्शन हो नहीं रही। इनका आप क्या फ्यूचर है? मिलिट्री आप बेसिस रहेंगी, ये भी ऐड कर लें, मिलिट्री बेसिस रहेंगी वहां। आपके गाँव में जो सबसे बेवकूफ़, सबसे जाहिल और बहुत ही स्टूपिड बंदे को इमेजिन करें आप। फिर ये इमेजिन करें कि उसने बड़ी लॉटरी जीत गई। उसने 400-500 मिलियन की लॉटरी जीत गई। तो अब आप सोचिए गाँव में सारे लोग उसको कैसा बनाएँगे? उसके पैसे उससे कैसा लेंगे? तो सारी दुनिया वाले आर ट्राइंग टू बेसिकली से इनको मिल गई है लॉटरी तेल की, अब इनसे हम पैसे कैसा लें? एवरीबॉडी इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेक मनी ऑफ दीज़ फूल्स। ये इनकी जो मेन स्ट्रैटेजी थी सिक्योरिटी के, अमेरिका के बेसिस अगर हमारे मुल्क में होंगे तो हम सेफ रहेंगे। इट्स लाइक सेइंग हम आयतल कुर्सी पढ़ लिया, अब हम भी हमारी हिफाजत हो जाएगी। अमेरिका आ गया, उल्टा हो गया, अमेरिका आने से दे बिकेम द टारगेट जिन-जिन मुल्कों में बेस है। सो अब उनका प्रॉब्लम ये है दे डोंट नो व्हाट टू डू। अमेरिका इज़ नॉट डूइंग अ गुड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, ये भी साफ ज़ाहिर है। लेकिन उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है। कि क्या जाएँ, इंडिया के पास जाएँ, रशिया के पास जाएँ, चाइना के पास जाएँ। और ये जो पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने अभी आपसे बात करने से चंद घंटे पहले एक पाकिस्तानी एनालिस्ट से बात किया, तो उससे मैं पूछ रहा था, भई मुझे ये बताओ दोनों मुल्क आर एट वॉर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जंग में है और सऊदी अरेबिया ईरान से जंग में है, लेकिन ये एक-दूसरे की मदद तो नहीं दिख मुझे तो नज़र नहीं आ रहा दैट दे आर हेल्पिंग ईच अदर इन द वॉर। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं अभी थोड़ा काम जो हो गया अफ़गानिस्तान के साथ दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ सऊदी इंटरवेंशन। बट मैंने सऊदी फ़ौजें तो नहीं देखा आपके साथ अटैक करते हुए काबुल की, ना आपकी फ़ौजें वहाँ जाके ईरान को कुछ कर रही हैं। मेबी दे आर प्लेइंग डिफेंस, आई डोंट नो। सो तो गल्फ का प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट। देखिए यूएन के जो 4 कंडीशन है ना टू बिकम अ स्टेट, यू शुड हैव अ बॉर्डर, रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर, फिर आपकी एक सरकार होनी चाहिए, a सरकार व्हिच कैन बी सॉवरेन एंड यू हैव टू हैव अ फिक्स्ड पॉपुलेशन। याद है? फिक्स्ड अगर पॉपुलेशन आपका ऊपर नीचे हो रहा तो देन यू आर नॉट अ कंट्री। तो मुझे नहीं लगता कि most of these countries fulfill all those 4 requirements of the UN। इनके पास आबादी भी नहीं है। कितने हैं इमाराती? ईरान से जंग लड़ सकते हैं यूएई? ईरान के पास फ़ौजें ज़्यादा हैं जिनकी इनके पास उतने पब्लिक नहीं है। भाग जाएँगे सारे के सारे एक्सपर्ट्स, कोई लड़ने वाला थोड़ी रहेगा। तो रह जाएँगे चंद लाख इमाराती, वो लड़ेंगे ईरान से? नहीं ना। सो दे आर नॉट लाइक रियल कंट्रीज़ भी नहीं है ये। वेस्टर्न पहले 25 साल इन्होंने ब्रिटेन के सपोर्ट पे बर्दाश्त कर लिया, अब अमेरिकन सपोर्ट पे ज़िंदा हैं एंड दिस इज़ हाउ दे विल कंटिन्यू। इट इज़ लाइक सेइंग कि छोटी-सी लॉटरी मिल गई है, वो लॉटरी के पैसे अब ये 1-2 जनरेशन और एन्जॉय करेंगे। खत्म। जब पोस्ट ऑयल जो फ्यूचर था वो तबाह कर दिया ईरान का। देखिए दुबई के पास तेल नहीं है, दुबई क्या बेचता है? लाइफ़स्टाइल बेचता है ना। आपको अपार्टमेंट बेचता है, कार बेचता है एंड सिक्योर लाइफ़, जाइए अय्याशी करें, निकल जाएँ, अगर आपके पास पैसे हैं। अब आप वहाँ जाएँगे, आपको एक ड्रोन लग गया तो फिर आप क्यों जाएँगे वहाँ? हम्म। राइट? So that is what they have lost. They have lost their post oil future। हम्म। आप सोचिए आप बिल्डिंग बनाएँगे आप दुबई में जाकर इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर? नहीं ना, यू आर कॉन्स्टेंटली वरिंग कि यार ये ईरानीज़ क्या कर देंगे? उससे तो अच्छा ईरान में जाके इन्वेस्ट कर लें। माइट बी सेफर लेटर। सो आई थिंक दैट दीज़ कंट्रीज़ आर इन डीप, डीप ट्रबल। और द सॉल्यूशन इज़ नॉट मतलब नज़र नहीं आ रहा कि सॉल्यूशन क्या है? ये होगा कि ये जंग खत्म होने के बाद ईरान कमज़ोर हो जाएगा बहुत। रेजिम विल फोकस मोर ऑन इंटरनल, क्योंकि इज़राइल और अमेरिका बहुत कोशिश करेंगे रेजिम चेंज इंटरनली करवाने से।
तो रिजिम पूरा डोमेस्टिक फोकस हो जाएगा उनका, सप्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक पॉपुलेशन, उस पे फोकस करेंगी वो रिजिम। और उस सूरत हाल में बिकॉज ईरान इज नॉट ए थ्रेट, इजरायली हेजेमनी इस्टेब्लिश हो जाएगी मिडल ईस्ट में, तो बस अरब ये गुलामी करेंगे इसराइल की आइंदा चंद साल। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि ईरान तो बड़ा वो एक्सटर्नल एग्रेशन तो नाकाम हो गया। अब इंटरनल रिजीम कंसोलिडेशन, प्रेशर, ब्लड डेट, इन्होंने तबाही मचानी है। आप देखिएगा पूरे खित्ते में ये तो दिस इज आई वुड से एक न्यू इरा एक एस्टैब्लिश हो रहा है कि अभी तो खामनाई का इन्होंने बदला लेना है। उन्होंने कहना है ये कहते हैं ना कि ऑफिस में बंदे को जब बॉसेस वगैरह डांटते हैं, आपकी हिम्मत तो नहीं होती ना ऑफिस में बॉस को थप्पड़ मारने की, फिर घर में आके बीवी को मारते हैं। तो ईरान वही करने वाला है। सारे बदले इन पे निकालेगा वो। क्योंकि अमेरिका, देखिए मैं किसी से कल बात कर रहा था रात में, बोला उनको बता रहा था कि यार क्या जंग की बात कर रहे हो, मैं यहाँ अमेरिका में 100 मील दूर रहता हूँ व्हाइट हाउस से, एक कंकड़ नहीं आया है यार 26 दिन में, एक कंकड़ तक आके हम पे नहीं गिरा यहाँ पर। तो क्या जंग की बात कर रहे हो, देयर इज नो जंग। व्हाट जंग, उनके ऊपर देखे दिन रात बम गिर रहे हैं, तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर, राइट। तो यहाँ तो ईरान ये जंग के बाद और भी उसकी काबिलियत कम हो जाएगी टू हर्ट अमेरिका या इजराइल, तो वो किसको हर्ट कर सकता है, इन्हीं को ना, तो बदले तो इन्हीं पे लेंगे वो। तो डॉक्टर साहब, ये आज वो ट्रम्प ने कहा है कि ईरान ने हमें गिफ्ट भेजा कि जी वो कुछ शिप्स थी, उस पे पाकिस्तानी फ्लैग था, वो हमें आ गया, ये क्या उन्होंने बोल दिया? तो वो ईरानी ऐसे तो नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है, हर शिप की ट्रैकिंग हो रही है। ये बदमाश पैसे बना रहे हैं स्टॉक मार्केट पे। हम्म, मैं सुना कि 580 मिलियन डॉलर की ऑयल फ्यूचर्स का ट्रेडिंग हुआ था। यानी किसी ने तेल बेचा है 580 मिलियन डॉलर का, और फिर ट्रंप ने कह दिया कि मैं 5 दिन तक हमला नहीं करूंगा, और तेल की कीमत 106 से 96 हो गई है। तो अब वो सस्ते में खरीद के दे देंगे जिसको भी बेचा है महंगे। So there is, so he's also trying to calm the stock market and the oil market by saying कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि हमने ये मारा, हमने उसको मारा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट को। लेकिन ये कहना कि मेरे लिए मेरी बात सुन के ईरान ने 8 जहाज छोड़ दिए। देखिए वो जहाज छुटे हैं कि कई अफवाह चल रहे हैं। एक अफवाह ये चल रही है कि ईरान ने 2-2 मिलियन डॉलर लेके छोड़े हैं फ्रेंडली कंट्रीज के पास से, यानी 18 करोड़ रुपए इंडिया के। आपके तो शायद 20-25 करोड़ रुपए हो जाएंगे पर शिप। So no, it is very clear कि some ships have paid and some ships have not paid, और पेमेंट युआन में हो रहा है। ये तो नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने ये डॉलर नहीं ले रहा है ईरान, टेकिंग द मनी इन युआन, तो डी-डॉलराइजेशन का सबब बन रहा है हॉर्मुज। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। मतलब अगर जंग बहुत वाहियात चीज़ है, हज़ारों लाखों लोगों की जानें भी जाती हैं, फिर मेहनत भी तबाह हो जाती है ना। आपने जितनी मेहनतें की डेवलप करने में मुल्क को, वो तो तबाह हो रहा है। सो बट फ्रॉम एन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है ना, कि एक छोटा सा मुल्क ईरान इतने 2 न्यूक्लियर पावर्स को जिस तरह से इट इज फेसिंग देम विद सो मच रेजिलियंस, वो भी 40 साल से अंडर सैंक्शंस है। ये नहीं कि यू नो इट वाज लाइक ग्रोइंग हेवी ग्रोथ रेट्स वगैरह वगैरह, वैसा नहीं है ना, अंडर सैंक्शंस था, उसके बाद वो वहां से निकला। बिल्कुल। अब देखते हैं कि क्या आज बट उसने कह दिया ट्रम्प ने कि मैं 5 दिन और हमला नहीं करूंगा। ईरान ने मुझे रिक्वेस्ट की, अभी थोड़ी देर पहले 20 मिनट पहले उसने ट्वीट की है कि मुझे ईरान ने कहा है कि 5 दिन और हमला ना करो हमारे तेल के ऊपर। इसकी क्या, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? वही आप वाली बात है, पैसा कमा रहे हैं, तेल बना रहे हैं। नहीं, ये तो 5 दिन और एक्सटेंड कर रहा है ना नेगोशिएशंस को कुछ। देखिए व्हाट इज गोइंग ऑन, ईरान ने काउंटर पॉइंट कर दिया अपने 5 पॉइंट, मैक्सिमलिस्ट है वो। अगर आप उसको देखें, इज आस्किंग सॉवरेनिटी ऑन हॉर्मुज। तो जो पहले नहीं था, राइट, यानी इट विल बी लाइक इस जंग के बाद ईरान की टेरिटरी बढ़ गई, कंट्रोल। तो एकदम मैक्सिमम डिमांड से, यूएस के भी डिमांड्स काफ़ी मैक्सिमम थे,
तो एटलीस्ट क्या हो गया है कि एटलीस्ट ओपनिंग स्टेटमेंट्स इश्यू तो हो गया ना, दोनों की पोजीशंस क्लियर होगी कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो अब गिव एंड टेक होगा, और वो गिव एंड टेक का बैलेंस चेंज करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बाय ट्राइंग टू टेक खार। तो आई थिंक जो मेजर, और मीनवाइल इजराइल अपना अलग एजेंडा चला रहा है कि वो रिजीम के जितने बंदों को मार सके वो मारे, बिकॉज दे आर स्टिल होपिंग के, आई थिंक इजराइल का अभी भी गोल रिजीम चेंज ही है, यूएस का नहीं है। यूएस वांट्स एन ऑफ रैंप टू अनाउंस विक्ट्री, क्योंकि उनको बिल्कुल। पता है, क्योंकि $4 हो गया है तेल यहाँ पर, धीरे धीरे पब्लिक खराब। अगर डोनाल्ड ट्रंप खार लेने जाता है ना, और खुदा ना खास्ता कई लोग मारे जाते हैं उस जंग में अमेरिकन, तो इट्स गोइंग टू बी बैड फॉर हिम ओवरऑल। हाँ, बॉडी बैग्स तो ट्रम्प के पीछे पड़ जाएंगे, वो क्यों मरवा रहे हो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, अमेरिका के पास इतने बड़े स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, इधर से तेल लेके उधर बेच रहा है, महंगा पैसे कमा रहा है, तो अपने लोगों को सस्ता तेल क्यों नहीं दिला सकता अगर इतने बड़े स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स लॉन्ग टर्म पड़े हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर द फर्स्ट वन टू आस्क दैट क्वेश्चन। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। तो अमेरिका शेल ऑयल जो है, आप जब ऑयल प्राइस करते हैं ना, तो यू मस्ट ऑलवेज चेक फॉर ब्रेंट ऑयल प्राइस, क्योंकि आपके पास जो आता है कतर वगैरह से जो निकल रहा है ब्रेंट ऑयल, टेक्सास ऑयल भी एक निकलता है, वो सस्ता है। सो अमेरिका में जो तेल है, अमेरिका कैन पोटेंशियली सेल इट एट ए चीपर प्राइस, बट अमेरिका विल नॉट डू इट, क्योंकि प्राइस मार्केट ग्लोबल सेट होता है। यानी वो शख्स टेक्सास में, आपने कभी गए हैं आप टेक्सास में जब, या कैलिफोर्निया में अगर आप ड्राइव करें, तो आपको वो बड़े वाटर पानी के पंप नहीं होते इंडिया पाकिस्तान में, हैंड पंप, उस तरह बड़े पंप नजर आते हैं, लोगों के घरों से तेल निकलता है टेक्सास में और कैलिफोर्निया में, यू कैन सी दोस, वो इस तरह के पंप रहते हैं। तो अगर आप वो पंप के पास भी घर है आपका, तो आपको वो मार्केट प्राइस पे ही तेल मिलेगा एट द पंप, राइट? क्योंकि व्हाई विल द ऑयल कंपनी सेंड टू यू ऑन ए डिस्काउंट? क्यों देगा वो? उसको तो प्रॉफिट चल रहा है। वो कहेगा ठीक है तुम मत लो, मैं कनाडा में भेज देता हूँ मार्केट है मेरी। सो द प्राइस ऑफ ऑयल इज नॉट गोइंग डाउन, प्राइस ऑफ ऑयल इज गोइंग अप एवरीवेयर, बिकॉज मार्केट सप्लाई नहीं है ना। सो दैट इज वन रीजन व्हाई दैट इज हैपनिंग। स्ट्रेटेजिक रिजर्व की जो बात की आपने, वो तो अमेरिका ने रिलीज कर दिया ना, 172 मिलियन बैरल्स, 40% अमेरिका ने रिलीज किया। तो पूरी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 4 मिलियन बैरल्स रिलीज किए हैं, लेकिन ये 4 मिलियन बैरल्स नहीं, 400 मिलियन बैरल्स, ये सिर्फ 40 दिन की सप्लाई है। इसलिए आपको याद है 119 हो गया था तेल, तो जो गिरा इट वाज बिकॉज ऑफ दिस 400 मिलियन, जिसमें से 172 मिलियन बैरल्स यूएस ने रिलीज किए अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से। हाँ, तो दैट इज व्हाई, तो अगर ये जंग लंबी चलती है ना, 40 दिन से भी ज्यादा, और अगर आइंदा और 1-2 महीने चल गई, तो फिर वो रिजर्व भी खत्म हो जाएंगे, एंड देन द प्राइस विल गो टू 160-170 कह रहे हैं। तो सोचिए आप, आपकी इकोनॉमी का क्या होगा अगर तेल अगर 170 से ले। मुझे ये बताइए कि लैंड से क्यों नहीं आ रहा आपके पास तेल? अभी तो ईरान के सैंक्शंस नहीं, वो पहली तो बात है, पाकिस्तान ने जो लैंड से तेल आता है, एक तो सैंक्शंस हैं, छोटी मोटी बॉर्डर मार्केट्स हैं, लोग कुछ तेल लेते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए ईरान से। वो पहले क्या था, वो स्टेट रेगुलेट नहीं करती थी, प्राइवेट सेक्टर, लोग पैसा बनाते थे, माफिया, ब्लैक ग्रे इकोनॉमी, ये वो सारा चलता था। तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे उसको मारा है, हाथ रोका है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी ये होती थी, स्मगलिंग होती थी, उससे गवर्नमेंट को तो टैक्स नहीं आता, वो कुछ लोग पैसा बना लेते हैं। तो वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आता, गवर्नमेंट कहती है भाई इसको रोको। तो गवर्नमेंट ने उसको बड़े पैमाने पे रोका है, जो ईरान से तेल आता था, वरना पहले तो बहुत सप्लाई। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी तेल इस्तेमाल होता है वो ईरान का होता है। उसकी वजह यह है कि वो कॉस्ट ही बड़ी सस्ती पड़ती है अगर ईरान से लें। अगर कराची से या बाकी पाकिस्तान के शहरों से जाएगा तो वो इतना बड़ा दूर पड़ता है। तो वो और फिर वो सो ये वो तेल लेते ही नहीं है ईरान से, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस की वजह से। वो पाइपलाइन का क्या हुआ जो ईरान आपको सू वो कर रहा ईरान ने बना दी हुई है, वो उनकी साइड पे बनी हुई है, हमारी साइड पे हमने नहीं बनाई, क्योंकि हमें वी नो द सैंक्शंस।
हमारे इस हवाले से हमें पता है कि हमें अब देखे ना, इवन के इंडिया चाबहार पे पैसे लगा के बैठ गए, ठीक है। उसने बाइडेन को बड़ा कन्विंस कर लिया, इसने कहा भाई अप्रैल से सारा पहले बंद करो सारा कुछ। तो अभी वो कल इंडियंस कह रहे थे हमने $120 मिलियन लगा दिया, अब इसके बाद हमने कुछ नहीं लगाना है। इन्होंने लगाना $350 मिलियन के कितना था उसके ऊपर, तो वो अब वो बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है वो सैंक्शंस पाकिस्तान नहीं वो कर रहा पाइप वाला काम, लेकिन उनको तो सू किया हुआ है ना हाँ ईरान। वो हमने सब किया हुआ है, हमारे साथ भी ऐसे ही है। लेकिन वो पाकिस्तान के ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम वो फिर नहीं वो उनसे मैनेज कर लेते हैं। नहीं, बट अब और तो सैंक्शंस उठ गए ना ईरान पे, सो दैट ऑयल कैन कम नाउ। लेकिन वो तेल वो नहीं था कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, द ऑयल व्हिच इज ऑलरेडी इन अंडर द ऑन द वाटर, जो पानी पर है। सुल्तान, लेट इट बी। ये अमेज़न के बड़ा दुश्मन है मेरा। थैंक यू। थैंक यू।